एक गांव में बाप बेटा प्रसाद और रमेश रहते थे। उन्हें ठीक से किसी भी फसल को उगाना नहीं आता था, क्योंकि खेत में फसल ही नहीं थे। मिट्टी भी बिल्कुल सूखी हुई थी। अपनी फसलों को देखकर वो उदास चेहरा लेकर एक दूसरे से कहते हैं, पिताजी, फसल तो दुखी कर गया और साथ ही कर्ज भी दे गया, अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ बेटा, पता नहीं क्या करे। जमीन पे भरोसा करके हमने इतने उधार ले लिए, अब फसल भी नष्ट हो गए। फिर अब क्या करें पिताजी? दो रास्ता है इसके। एक, इस जमीन को किराए पे देके हम मजदूर का काम करें। दूसरा ये है कि हम सब बेच के शहर चले जाते हैं, वहाँ छोटा सा घर खरीद के किसी छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। पर क्या सास बहू इस बात के लिए तैयार होगी पिताजी? नहीं मानते हैं तो क्या करें, मैं सास बहू से बात करूंगा, चलो। इस तरह से कहकर दुखी होकर खेत से घर लौट आते हैं। उस वक्त सास बहू खेत में गए अपने अपने पतियों के लिए डब्बा बना के एक झोले में उन डब्बों को डाल रही होती है। चलो बहू, खेत में चलते हैं, उधर बाप बेटा खाना खाने के इंतजार में होंगे, चलो जल्दी चलो। हो गया माँ जी, चलिए चलते हैं। ऐसा कह के जब सास बहू खेत के तरफ जाने ही लगे, तभी देखते हैं कि बाप बेटा घर आ रहे हैं। फिर वो ताला ना लगा के वहीं रुक जाते हैं और घर में वापस लौट आते हैं। बाप बेटा भी घर के अंदर आके सोफे पे बैठ जाते हैं। दोनों ही बहुत दुखी और चिंतित दिख रहे थे। ये गौर करते हुए फिर सास बहू उन्हें कहने लगती है, क्या बात है, फसल काटने के लिए कोई मशीन नहीं मिली क्या? वो आया था शारदा, पर कोई फसल ही नहीं थी जिसे वो वहाँ आके काटते। कल तक तो सारे फसल थे, पर पता नहीं आज अचानक क्या हुआ, पूरा खेत सूख गया। ये कैसी आश्चर्य बात कर रहे हैं, आपने ठीक से देखा ना? आप कह रहे हैं कि फसल के खेतों में फसल ही नहीं है। ऐसा आश्चर्य कर तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। इसमें समझने वाली बात क्या है? जरूर चिन्मय ने कम भाव में बीज दिया होगा। आप लोग भी सब कुछ भूलकर उस भाव में नकली बीज ले लिए और देखिए ये हालत हुआ। किसी को कुछ बिना बताए सब कुछ बेच बाज के इस गांव छोड़ के चले जाएंगे। जहाँ जलाओ लकड़ी नहीं बिकते, वहाँ फूल तो बिकेंगे। जहाँ रास्ता खत्म हो जाए वही नई रास्ता निकल आती है। इतने दिनों तक बाप बेटे ने खेती बाड़ी की, अब आप लोग देखिए सास बहू कैसे खेती करती है। ऐसा कह के वो अपने पतियों से बात करती है। फिर एक अद्भुत चुनौती अपने सर पे ले लेती है। चुनौती ऐसी थी कि सास बहू को खेत जाना है और वहाँ पे खेती बाड़ी करनी है और बाप बेटे को घर पे रह के घर का कामकाज करना होगा। फिर सास बहू अच्छे से सोच विचार करती है और एक ट्रैक्टर से उस खेत की जमीन को जोती है। फिर एक दूसरे से अच्छे से परामर्श करके वो गन्ने की खेती करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अब गन्ने का फसल बढ़ने लगता है। सास बहू की ऐसी मेहनत को देखकर बाप बेटा भी बहुत खुश होते हैं। क्या प्रसाद बाबू, अब क्या कहेंगे? सास बहू को शत शत नमन। सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा पिताजी, बेटे को भी कहना पड़ेगा। मैंने कह दिया बहू, अब रमेश भी कहेगा। अरे रमेश, कहो सास बहू को शत शत नमन। प्रसाद के कहने के बावजूद रमेश को ये कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। ये देखकर शारदा और अनामिका गन्ने को अपने हाथ में उठाती है और प्रसाद और रमेश के चारों ओर घूमने लगती है। इससे बाप बेटे घबरा जाते हैं। अरे बेटा चुप क्यों हो? तुमने अगर नहीं कहा तो सास बहू मिलके हमारी चटनी बना देगी, कह दो। अब जब प्रसाद विनती करते हैं, रमेश को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है, हाँ सास बहू को कोटि कोटि नमन। वो कहता है, जिससे सास बहू के मन को ठंडक पहुंचती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सास बहू गन्ने के खेत को देखने के लिए आती है और देखती है गन्ने के खेत का एक तरफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये देखकर सास बहू बड़े आश्चर्य होते हैं। बहू, पूरा खेत बर्बाद हो गया है, कितने लोगों ने मिलके किया होगा? पर देख के तो लग नहीं रहा है कि ये काम किसी इंसान ने किया होगा माँ जी। फिर? किसी भारी भरकम जानवर ने किया है। देख के लग रहा है वो खाया है और फिर वो बर्बाद कर दिया। वो कौन सा जानवर होगा बहू? वही तो मैं भी सोच रही हूँ सासू माँ। तुम्हें क्या लग रहा है, शेर या बाघ आया होगा? हाँ बहू। पर वो तो गन्ना नहीं खाते हैं सासू माँ। जब उन्हें भूख लगती है ना तो वो हरी घास भी खा लेते हैं। ठीक है सासू माँ, आज रात
हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कौन सा जानवर आ रहा है। इस तरह से सास बहू परिकल्पना करते हैं और एक बत्ती साथ में लेकर खेत में जाते हैं देखने के लिए। वहाँ एक गर्भवती हाथी उस खेत में आती है। वो वहाँ आके गन्ना खाती है, फसलों को कुचलती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह से हाथी की शक्ति को देखकर सास बहू बहुत डर जाती है। कैसे भी करके बत्ती के सहारे घर लौटते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन बाप बेटा प्रसाद और रमेश किचन में खाना पका रहे थे और सास बहू घर के बाहर बैठी हुई थी। वो इस बारे में चर्चा कर रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे खेत को वो बचा सके। उन्हें तरकीब आती है कि खेत के आसपास बिजली का बाड़ लगाया जाए। फिर देर किए बिना इलेक्ट्रिशियन को बुला के खेत के आसपास वो बिजली के तार लगा देते हैं। बेचारी गर्भवती हाथी, उसे ये पता नहीं था। वो जैसे ही खेत में आती है, बिजली का शॉक लग के वो जमीन पे गिर के तड़पने लगती है। ये देखकर सास बहू उसकी मदद के लिए जाते हैं और जल्दी से जानवरों के डॉक्टर को बुला ले आती है। वो आके उसकी जांच करता है। परीक्षा करके डॉक्टर साहब कहते हैं, ये हाथी हमारी है डॉक्टर साहब। फिर तो आप लोगों को बधाई हो, ये हाथी गर्भवती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये सुन के सास बहू बहुत खुश होती है। डॉक्टर साहब को उनका फीस दे देती है। फिर गर्भवती हाथी को अपने घर ले आती है। हाथी माता, हमें पता नहीं था कि आप गर्भवती है, हमें माफ कर दीजिएगा। आपसे हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप यहीं रहिए। ये सुनकर हाथी बहुत खुश होती है और अपना सर हिलाती है और तब से वही रहने लगती है। तब से सास बहू उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वो फसल भी काटते हैं और अच्छे दामों में बेचते भी है। अच्छा पैसा आया, इसीलिए सास बहू के साथ साथ बाप बेटा भी बहुत खुश थे। जो पैसे मिले उससे अपना कर्ज चुका दिए, कुछ पैसे बचा लिए और बाकी पैसे से वो हाथी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। अनामिका जब पौधों पे पानी डाल रही थी तो उसे लग रहा था कि उसके पौधों की अब शादी की उम्र हो चुकी है। जब अनामिका पौधों पर पानी डाल ही रही थी, तभी उसी वक्त अनामिका की माँ सुनंदा बाहर निकल आती है। वो थोड़ी गुस्से में थी। मैंने तुमसे क्या करने को कहा और तुम क्या कर रही हो? माँ की बातें सुनने के बावजूद अनामिका पौधों पर पानी डालती ही रही। ये देखकर सुनंदा और गुस्से में आ गई। मुझे पता है तुमने मुझे देखा और तुमने मेरी सारी बातें भी अच्छे से सुना। उसके बाद भी अगर तुम्हें नाटक करना है तो तुम जाके अपने पापा के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मुझे सब समझ में आता है। हाँ माँ, तुम तो हो ही बहुत समझदार। अगर तुम जलेबी का रंग लाल चाहती हो, तुम उसमें मिर्ची पाउडर मिलाओगी और उसे बना दोगी। तुम इतनी समझदार हो। मैंने तुमसे कहा था ना उस बारे में कुछ मत कहना। अगर और एक शब्द कही तो फिर देख लो तुम। बिल्कुल वैसा ही। मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे खाना पकाना सीखने के लिए मत कहो। मुझे इस बारे में सुनना भी नहीं है। 1000 बार मैं ये कह चुकी हूँ आपको। देखो बेटा, अगर तुम खाना पकाना नहीं जानोगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब कहेगा कैसी माँ है जिसने इसे कुछ नहीं सिखाया, ऐसे ऐसे ही ससुराल भेज दिया। कम से कम काम काज तो सिखाना चाहिए था, वो ऐसे ही कहेंगे। ओफो माँ, मुझे खाना पकाना नहीं आता और ना ही मैं इसे सीखना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर कोई मुझे डांटे तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं शादी ही नहीं करूँगी। तुम बिना शादी किए ऐसे ही रहना चाहती हो? अगर मैं किसी से शादी ना करूँ तो क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ माँ? वो बात नहीं है बेटा, एक लड़की की वैसी ही जिंदगी होती है। फिर वो पत्नी बनती है किसी की, फिर वो एक दिन माँ बनती है, फिर एक दिन वो सासू माँ बनती है, फिर नानी दादी बनती है, फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाती है। यही तो एक लड़की का पूर्ण जिंदगी है। ओफो माँ, 1 मिनट भी तुम्हें वक्त मिलता है ना, तुम बस ज्ञान देना शुरू कर देती हो। तुम्हें तो टीचर होना चाहिए था। तुम मेरे पिताजी की पत्नी हो और मेरी माँ, बस यही जानती हूँ। तुम्हारी शादी होगी तो मैं नानी बनूंगी ना। ऐसा जब उन दोनों के बीच बात हो ही रही थी, तभी अनामिका के पिताजी विक्रम, जो कि घर से बाहर गए थे, वो लौट आते हैं और सीधा बगान में आते हैं जहाँ अनामिका और सुनंदा थी। माँ बेटी यही हो क्या? एक खुशखबरी देनी है। आपको देखकर मैं समझ गई हूँ। अगर मैं गलत ना हूँ तो कहीं ये तो नहीं कि लड़के वालों ने हमारी बेटी को पसंद कर ली है? इसीलिए तो अर्धांगिनी हो तुम मेरी सुनंदा। लड़के को हमारी बेटी बहुत पसंद आई है। कल वो लड़की देखने आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ तो तुम्हारी बेटी तैयार ही नहीं है। पहले तुम अपनी बेटी को जरा तैयार करो। ऐसा कह के सुनंदा वहाँ से चली जाती है। खाना पकाना नहीं आता मुझे। उन्होंने तुम्हें पसंद की है, बहुत बड़ी बात है, पर तुम्हें भी तो पसंद आना चाहिए ना।
उन्होंने बहुत ही चालाकी से कहा। अनामिका उनकी बातें समझ गई और वो सगाई के लिए तैयार हो गई। ठीक उसी वक्त शारदा और प्रसाद भी अपने बेटे रमेश की शादी के लिए बातचीत कर रहे थे। फिर एक दिन वो दोनों के मुलाकात का बंदोबस्त करते हैं। अनामिका के घर में लड़के वाले लड़की के घर आते हैं। अनामिका सभी को मिठाई देती है और चेयर पे बैठती है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तस्वीर से भी तुम ज्यादा खूबसूरत हो अनामिका। रमेश की ये बात सुन के अनामिका शर्मा जाती है। डरिए मत, मिठाई खाइए, मेरी बेटी बहुत अच्छा मिठाई बनाती है। आप लोग आज आ रहे हैं इसीलिए विशेष करके उसने मिठाई बनाई है। ये सुनने के बाद भी अनामिका ना ही गुस्सा की और ना ही विचित्र तरीके से देखी। ये तो आश्चर्य की बात थी। अब असल में अनामिका को रमेश बहुत पसंद था। अनामिका सभी को मिठाई देती है। वो मिठाई सभी को बहुत पसंद भी आती है, पर उन मिठाइयों को अनामिका ने नहीं बनाया था। बाहर से मंगवा के उसे मैनेज किया गया था। ये बात उन्हें पता नहीं था। अनामिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर रमेश और अनामिका की अपने रिश्तेदारों के उपस्थिति में शादी हो जाती है। अनामिका अपने ससुराल में आके नई जिंदगी शुरू करती है। इस तरह बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे। अब एक दिन अचानक से प्रसाद को मिठाई खाने का मन हो गया। शारदा, कहाँ हो? अब कहाँ जाऊंगी, यहीं पे हूँ। क्या हुआ बताइए। एक हफ्ता हो गया मिठाई विठाई खाए हुए, मेरा मुंह लपलपा रहा है। किसके लिए लपलपा रहा है? ओफो शारदा, लपलपाना मतलब बॉल पकड़ना नहीं। फिर? ओफो शारदा, सब जान के भी मजाक कर रही हो। रुको, नई बहू को अभी बुलाता हूँ और मिठाई बनाने को कहता हूँ। खाइए, क्या फर्क पड़ता है अगर दिखाओ तो और ना भी दिखाओ तो। ऐसा कहने के बाद प्रसाद अनामिका को बुलाते हैं। अनामिका प्रसाद के पास बड़े डरते डरते आती है। पिताजी, आपने क्यों बुलाया? कुछ नहीं बेटा, मिठाई खाने का मन हो रहा था तो तुम्हारी सासू माँ भाव मार रही है। तुम एक काम करो, तुम अपनी सासू माँ से भी ज्यादा बढ़िया मिठाई बना के ले आओ। मैं उसे दिखा दिखा के खाऊंगा और उसका सारा भाव उतारूंगा। प्रसाद की ऐसी बातें सुनकर अनामिका तो अब घबरा जाती है। कारण ये था कि असल में अनामिका को खाना ही पकाने नहीं आता था। अगर ये सच वो बता देती तो ससुराल में मुसीबत आ जाती, इसीलिए वो ये सच छुपा रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना कैसे भी मैनेज किया जाए। क्या हो गया बहू, कुछ कह नहीं रही हो? मिठाई बनाने आता है ना? अरे पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाके बैठिए, मैं आपके लिए अच्छे से मिठाई बना के ले आती हूँ। फिर आपको जितना मन करे आप जी भर के खाइए। ऐसा कहकर अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। प्रसाद शैतानी की नजर से शारदा को देखकर आंख मारते हैं। ये देखकर शारदा अपना मुंह फेर लेती है। अनामिका किचन में आती है। अब चूंकि अनामिका को पता ही नहीं था कैसे बनता है, वो थोड़ा सा आटा लेती है, उसमें नमक मिलाती है, कुछ कुछ करती है, फिर बहुत ही मुश्किलों के साथ वो मिठाई बनाती है। उसकी नजरिया में वो कह सकती थी एक मिठाई है। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अनामिका उसे बनाया। वो उसे प्लेट में रखती है और हॉल में ससुर जी के पास आकर वो उन्हें देती है। मनी मन वो बहुत डरी हुई थी, टेंशन में थी। अगर वो खाते हैं तो क्या होगा, इस बात के डर से वो प्लेट देती है। वो देखकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं। शारदा, देखो बहू मिठाई बना के ले आई है, लो खाओ। ऐसा कह के वो खाते हैं। पूरा मुंह नमक से भर जाता है। वो जल्दी बाहर आके थूकने लगते हैं। ऐसा कि शारदा भी खाई और तुरंत उसे थूकना पड़ा। ये खाकर तो प्रसाद का मुंह ही बन गया। देखकर शारदा हंसने लगी। अनामिका ने बता दिया कि उसे खाना पकाना नहीं आता है। फिर सासू माँ ने अनामिका को खाना पकाना सिखाया और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करने लगी।